अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सिंध जी सकाफ़त रांदियुनि ऐं नौजवाननि जे मामलनि वारा निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब। डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब हुअं त केयरटेकर वज़ीर आहिनि, पर हुननि जो जेको ख़ानदानी पस मंज़र आहे उन ई बाबति उन्हनि जा जेके वालिद साहब हुया डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, उहे बि सिंध में रांदियुनि जे खाते जा वज़ीर रहिया आहिनि। त डॉक्टर साहब जे लाइ हीउ खातो को हुअं त चई सघिजे थो त मोरूसी खातो आहे हिननि जो, जेको उन्हनि खे वरी केयरटेकर गवर्नमेंट में उन्हनि जे हवाले कयो वियो आहे। उन्हनि खां पुछंदासीं त उहे सिंध जे नौजवाननि जे लाइ सिंध में रांदियुनि जे हवाले सां उन्हनि जी कहिड़ी हिकमत मिली आहे, सिंध जे कल्चर खे हू कीअं प्रमोट कंदा, इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर साहब तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो आपको मिनिस्ट्री दी गई है, तो आपने क्या क्या अपने टारगेट सेट किए हुए कि आप ये 3 जो डिपार्टमेंट है, जो अहम डिपार्टमेंट है, उनको आप कैसे रन करेंगे? देखें, पहली बात तो ये डिफ़ाइन कर देनी चाहिए कि ये केयर टेकर सेटअप है और ये वेल डिफ़ाइंड होता है और हमारा पहला जो बुनियादी मकसद है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है। लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं होता कि जो डे टू डे रनिंग है मिनिस्ट्री की वो रुक जाए, या कतन मकसद ये नहीं होता कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो थोड़ा सा उसको पुश मार के आदमी करा दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिसको सिंध गेम्स कहते हैं। पिछले 10 साल में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक सिंध गेम हुआ, वो भी आधा ही सा हुआ तीतर बटेर। और हमारे फादर जब ही वॉज स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो आपको याद होगा कि उन्होंने 5 साल में 5 सिंध गेम्स कराए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में सिर्फ एक सिंध गेम्स हुआ, वो कराची में हुआ था, और वो भी बस था सिंध गेम्स कह लें उसको। लेकिन मेरा ख्वाब ये है कि मैं सिंध गेम ज़रूर कराऊँ। उसके बाद कल्चरल टैलेंट शो कराने का इरादा रखता हूँ, और सिंध अवार्ड्स उसके साथ जोड़े जाएंगे, जो कि कभी नहीं हुआ है सिंध में पहले। लेकिन सिंध के जो फ़नकार हैं, जो म्यूज़िशंस हैं, जो प्लेयर्स हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि सिंध अवार्ड्स नाम की ज़रूर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी की मेहनत होती है उनकी, और हर आदमी जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक और तमग़े इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ तक नहीं पहुँच पाता। तो कम से कम सिंध तो अपने लोगों को रिकग्नाइज़ करे ना, ताकि उनके लिए फिर अगला प्लेटफॉर्म जो है वो खुल जाए। फिर बहुत सारे काम, छोटे काम समझ हमें देखने में लगते हैं छोटे काम हैं, लेकिन शायद बहुत अहम काम होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिंध की हाईवेज़ हैं, मेरी आईजी जो हैं हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ के सुल्तान ख्वाजा साहब, उनसे बात भी हुई है इस सिलसिले में कि सिंध की हाईवेज़ पे हमें इजाज़त नहीं मिली हुई कि हम अपने हेरिटेज साइट्स के बोर्ड लगा। देखिए कितना छोटा सा काम है कि हेरिटेज साइट के हम बोर्ड्स लगा पाएँ। हमारे पास इजाज़त ही नहीं है, और बोर्ड्स हमारे तैयार हैं, काफ़ी सालों से तैयार हैं, स्टोर में रखे हुए। हमें सिर्फ वो एक एनओसी चाहिए कि अब सिंध की हाईवेज़ पे आप वो बोर्ड्स पोस्ट कर दें। तो छोटा काम है, लेकिन आप सोचें कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, कितना टूरिस्ट उस पर अट्रैक्ट होगा। कितने लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उनको क्या पता होता है कि लेफ़्ट मुड़ेंगे तो अंदर जाके कौन सी हेरिटेज साइट आ जाएगी। 272 हेरिटेज साइट्स हैं सिंध में। सबको हेरिटेज डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरह से दार अली शाह की लीडरशिप में उसको अच्छी तरह रिस्टोर किया। उसमें लगारी साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। लाशारी साहब, अलीम लाशारी साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव सेक्रेटरी हैं कल्चर डिपार्टमेंट के, उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आवाम के पास एक्सेस नहीं है उन साइट्स का, तो फिर किस चीज़ के लिए उनको रिस्टोर किया गया है? दी अदर थिंग जो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है, वो हम भी इसी सन ऑफ सॉइल हैं, सिंध के ही हैं हम भी, और मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है कि ये, और मैंने मिनिस्टर साहिबा जो हैं एजुकेशन की, उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि 2 चीज़ों को करिकुलम का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, और इस छोटे से टेन्योर में इसी तरह के कोई टेंजिबल काम अगर हम कर जाएँ, उनका इफ़ेक्ट बहुत लास्टिंग है। नंबर 1 जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको हमने ABC में डिवाइड किया है, और जो ए वाली हैं कम से कम उसकी हम शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के उनको दुनिया तक पहुँचाएँ कि सिंध कितना रिच है कल्चर में। और दूसरा ये कि उसको हम करिकुलम का हिस्सा ज़रूर बनाएं, कम से कम 10 साइट्स को, जो भी इलाके का स्कूल है उसके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए कि वो उन साइट्स का विज़िट बच्चे ज़रूर करें, ताकि उनको पता चले मकली की हिस्ट्री क्या है, कोट डीजी क्या चीज़ है, उनको पता चले कि कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम क्या चीज़ है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मोटा पैलेस है। बहुत सारी साइट्स है सिंध, सो रिच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों से अगर आप पूछें आज के, तो वो आपको यहाँ से कोट डीजी का रास्ता नहीं बता सकते, आपको यहाँ से मकली नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं कभी। तो हम अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर्स को भुलाने के मास्टर्स हैं। अभी भिट शाह पे बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, आपने विटनेस किया होगा उसको, बड़ा कामयाब इवेंट हुआ।
और मुझे खुशी हुई कि मैं मलाखड़ा जैसे इवेंट को भी उसमें इंट्रोड्यूस करा पाया, लेकिन अब मैं इरादा रखता हूँ कि इंशाल्लाह सक्खर में हम मलाखड़ा का एक बड़ा इवेंट कराएंगे, क्योंकि अक्सर व बेशतर मैं कहता हूँ कि देखें जी, मैं अगर क्रिकेट खेलता हूँ या मैं अगर गोल्फ़ खेलता हूँ, तो जो आवाम की नीड है हमारी नज़र तो गवर्नमेंट की उस पर होनी चाहिए। आवाम की नीड मेरी गोल्फ़ देखना नहीं है। अभी मैं लड़काना की आवाम को कहूँ कि आके मुझे गोल्फ़ खेलते देखो तो शायद मेरी पिटाई कर देंगे। तो उनको मलाखड़ा देखना है, उनको शौक़ है। 1.5 लाख लोग ने आके मलाखड़ा देखा बिट शाह में। तो हमारा काम तो एज़ अ वज़ीर यही है, एज़ अ गवर्नमेंट यही होना चाहिए कि जो आवाम की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। जिस चीज़ से आवाम खुश होती है उसको किया जाए। तो ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन देखने में छोटे लगते हैं बहुत बड़े, और बड़ा लॉन्ग टर्म और इम्पैक्टफुल मैसेज जाता है। अच्छा, आपने बताया कि आपने जो मिनिस्टर साहिबा को ये सजेशंस दी, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? एक तो ये, दूसरा ये जो मलाखड़ा आपने बताया बिट शाह के हवाले से, तो ना सिर्फ सिंध में एक मलाखड़ा नहीं है, बाकी सिंध की जो है कोरी कोरी रांद है, सिंध में वंजवटी रांद है, और भी बहुत सी गेम्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो सिंध के लोग जो हैं ट्रेडिशनल गेम्स के तौर पर उनको लेते हैं। तो उनको परवान चढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कोई है आपके पास ऐसा स्ट्रेटेजी के उनको भी आप शामिल करें अपनी उसमें? हाँ, देखें, क्योंकि बजट अब आ चुका है इस साल का, और बजट जो है वो सिंध गेम्स का बना हुआ है, और वो हम रिलीज़ भी इंशाल्लाह करवा लेंगे। हमने रिक्वेस्ट की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, उन्होंने मेहरबानी की है कि उसको रिलीज़ करेंगे, और इंशाल्लाह हम इरादा रखते हैं नवंबर के एंड में, दिसंबर के महीने में सिंध गेम्स करा देंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये होती कि बजट का हिस्सा ये जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जिनका भी आपने जिक्र किया, इवन के वो जो गधा गाड़ी वाली रेस है, बहुत बहुत मकबूल है, बड़ी पॉपुलर है आवाम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट का हिस्सा नहीं है वो वाले गेम्स कराना। अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास शायद मलाखड़ों के ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे बनिस्बत अगर कंपेयर करें हॉकी से। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल स्पोर्ट वो ज़रूर है, लेकिन सिंध की आवाम क्या चीज़ देखती है ज़्यादा। तो वाई फिर के ये बजट का हिस्सा नहीं बनता रिकरेंट बजट का। तो मेरे हिसाब से तो अगर मुझसे पूछा जाए तो फिर सिंध गेम्स का तो बजट अप्रूव हुआ हुआ है और है भी, लेकिन या तो फिर वो ट्रेडिशनल गेम्स को भी सिंध गेम्स का हिस्सा बनाया जाए, या फिर इसको एक सेपरेट इवेंट के तौर पे कराया जाए, जो कि सिंध के अपने ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जो लोगों को पसंद है, जो लोग देखते हैं, वो होने चाहिए। जहाँ तक बात मिनिस्टर साहिबा की है, उन्होंने बिल्कुल वर्बली मुझसे वादा किया है कि वो इसको देखेंगी, और हमने नोट बना के उनको भेज भी दिया है। तो अब सिर्फ ये एग्जीक्यूशन फेज़ में आ गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस हैं। सिंध में एक बड़ा इशू है, चूँकि मैं यहाँ की हॉकी एसोसिएशन का सदर भी रह चुका हूँ, और कराची क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। इस वक्त मैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ। तो सिंध में जो एक बुनियादी इशू स्पोर्ट्स में है वो है पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि आप भी एक बॉक्सिंग एसोसिएशन बना लें, मैं भी एक बॉक्सिंग एसोसिएशन बना लूँ, जितने भाई खड़े हैं वो भी सारी बॉक्सिंग। अब उसमें होता ये है कि फिर आपके यहाँ जो प्लेयर खेलता है, अगर मेरा इवेंट है तो मैं कहूँगा जी भाई के यहाँ वो तो खेलता है, मेरे यहाँ तो वो मेरा प्लेयर ही नहीं, मैं उसको इवेंट में खेलने नहीं देता। तो उसमें इवेंचुअली प्लेयर का नुकसान हो जाता है। मैं खुद इस सियासत से गुजरा हूँ, मैंने ज़िंदगी में क्रिकेट बहुत खेली है, लेकिन ये पैरेलल एसोसिएशंस को ख़त्म करना जो है वो मेरा इस वक्त मेन, सिंध गेम्स और पैरेलल एसोसिएशन को ख़त्म करना इस वक्त अगर मुझसे पूछो तो मेरा मेन टारगेट है। क्योंकि पैरेलल एसोसिएशन को ख़त्म करने से इसका एक सिंपल है, ऑर्डिनेंस आएगा और नया रूल बन जाएगा। एसएसबी सिंध स्पोर्ट्स, ये बड़ा इत्तेफाक हो गया कि इस वक्त एसएसबी का चेयरमैन भी मैं ही हूँ एज डिफ़ॉल्ट, बिकॉज आई एम मिनिस्टर स्पोर्ट्स, और ओलंपिक एसोसिएशन का तो मैं हूँ ही चेयरमैन, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मिनिस्ट्री से, लेकिन मैं पहले का चेयरमैन हूँ उसका। तो इस वक्त दोनों चीज़ों को मैं सरबराही कर रहा हूँ। तो ये पैरेलल एसोसिएशन से बनती हैं, या तो वो एसओए की इजाज़त ले लेते हैं या वो एसएसबी की इजाज़त ले लेते हैं। इस वक्त बंदा एक ही है जिसकी इजाज़त चाहिए। तो अब तो बेस्ट मौका है, इसको बिल्कुल ही जड़ से ही उखाड़ सकते हैं हम पैरेलल एसोसिएशन को। एक हॉकी की हो, एक फ़ुटबॉल की हो, एक एथलेटिक्स की हो, एक जूडो की हो, एक बॉक्सिंग की हो, और सारे गेम्स फिर उनके थ्रू हो। उससे एसोसिएशन की वर्किंग में भी बेहतरी आएगी, और प्लेयर्स को भी मौका जो है वो खुल के मिलेगा हर गेम्स में। लेकिन आप समझते नहीं है कि ये इतना कोई आसान काम नहीं है, इसके जब आप इसमें जाएंगे ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। आप उनको जब चैलेंज करेंगे तो ये आप अपने लिए एक नया महाज खड़ा करने जा रहे हैं।
नहीं, महाज तो नहीं है। ऑर्डिनेंस बनाना बहुत आसान काम होता है। मैं 2 दफ़ा पहले भी वज़ीर रह चुका हूँ इसी इंटरिम गवर्नमेंट का, तीसरी दफ़ा है मेरा। और पहली मिनिस्ट्री में मैंने शायद 16 या 18 ऑर्डिनेंसेस कराए थे, और वो सारे टेबल हुए, अब गैजेट का हिस्सा हैं, आप खोल के देख सकते हैं। हेल्थ बिल है, सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट है, थैलेसीमिया का बिल है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग का बिल है। मैं तो गिनाता जाऊँ, ख़त्म नहीं होंगे। तो दूसरी में भी यही हुआ था, और अब तीसरी में भी एक हेरिटेज एक्ट है, उस पर मेरी ख़ास नज़र है। ये जो सिंध के जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनका कुछ बायस सा एक्ट बना हुआ है कि वो ओनर भी डर जाता है और कब्ज़ा माफिया को बड़ा चांस मिल जाता है उसको डरा के उस जगह को ख़रीद के उधर बिल्डिंग खड़ी कर देने का, तो हमारी हेरिटेज साइट भी ख़राब हो जाती है। फिर उसमें इजाज़त नहीं है ओनर को उसको सही करने की, और हमें इजाज़त नहीं है कि हम जाके उनको कुछ फ़ंड कर दें और सही कर दें। तो फिर तो वो उसने ढहना ही है ना बिल्डिंग ने फाइनली। अगर वो 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग है तो उसने गिर जाना है एक दिन, अनलेस को उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिले, या तो ओनर को खुद इजाज़त। और फिर दुनिया में ABC कैटेगरीज़ की होती हैं हेरिटेज साइट्स। ये नहीं होता बस हेरिटेज साइट है, उसमें कैटेगराइज किया जाता है। ग्रेड 1 लिस्टेड, ग्रेड 2 लिस्टेड, ग्रेड 3 लिस्टेड। इंग्लैंड में आप जाएँ, थ्री ग्रेड्स हैं। कहीं भी दुनिया में जाए, यहाँ पे एक ही है। यहाँ कहते सारे हेरिटेज साइट एक जैसे, ऐसा नहीं होता। तो इस पे भी मेरी ख़ास नज़र है कि मैं इस मसले को भी इंशाल्लाह हल करके जाऊँ। और जहाँ तक कि इसकी बात है कि मुश्किल काम है और महाज खुल जाएगा, कोई महाज नहीं होता। मैं ऐसे बहुत सारे काम कर चुका हूँ। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कराची की जो मैंने की थी आज से 5 साल पहले, उसमें 47 प्ले ग्राउंड्स थे कराची के जो हमने खाली कराए थे। उसमें से 4 तो अब आबाद भी हो चुके हैं, लेकिन जो बकिया 43 बाकी हैं, उसकी भी फ़ाइल मेरी टेबल ये है पीछे, और इस पर एक मोटी सी फ़ाइल रखी है। उसमें भी सिर्फ CM का अप्रूवल रह गया। इंशाल्लाह अगर मैं कहता हूँ कि अगर उन 43 में से मैं 20 ग्राउंड भी बना गया कराची शहर के लिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कर जाऊँगा। और महाज मैं तो इसमें बिलीव ही नहीं रखता। ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है और हम तो डिलीवर करने में बिलीव रखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ग्राउंड्स की बात की आपने, तो कराची समेत सिंध भर में कितने ग्राउंड्स हैं जिन पे कब्जे हैं, और कई तो ऐसे ग्राउंड्स हैं जो है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट ने उसको अडाप्ट किया हुआ है, फिर नाम उस डिपार्टमेंट का है और है किसी और कब्जे के नीचे। तो उसके लिए क्या आपने इंतजाम किए हुए हैं, और है कोई इस पे स्टडी आपकी कि कितने इस किस्म के ग्राउंड्स मौजूद हैं, कितने ग्राउंड्स हैं जिन पे कब्जे हो चुके, और सुना ये जा रहा है कि उन पे तो प्लाजा भी बन गए हैं कराची में। ये तो आप कराची नहीं, कराची में तो खैर लातादाद ग्राउंड होंगे, शायद 100 से 200 से ज़्यादा होंगे। 47 तो मैंने ही आइडेंटिफाई कर लिए थे। इसमें मेरे ख्याल 1 लगा दें या 2 लगा दें शुरू में, कब्ज़ा माफिया के पास होंगे। अगर सिंध में अब चले जाएं तो मेरे ख्याल हज़ारों में चले जाएगा वो नंबर। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत जगह प्लाजाज बन गए हैं और बहुत सारी इंक्रोचमेंट है। और ये बहुत बड़ा इशू है कि जिसका ग्राउंड है उस डिपार्टमेंट के पास उसकी पावर नहीं है, उसने हैंड ओवर कर दिया। या तो एक मिसाल आपको देता हूँ, नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद की, मैंने उधर ख़ुद क्रिकेट खेली एज अंडर-19 प्लेयर, और मेरा बड़ा पसंदीदा ग्राउंड होता था, क्योंकि नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद का सुबह का जो मौसम होता है वो थोड़ी धुंध होती है, और मैं था फास्ट बॉलर, तो वहाँ बॉल बड़ी स्विंग करती थी सुबह। और बड़े शौक़ से जब मुझे पता चलता था नियाज़ स्टेडियम में आज मैच है, तो हम खुश हो जाते थे कि हमारा वेन्यू वो पड़ गया, क्योंकि हमने ओपन करनी होती थी बॉल। तो बड़ा इन्जॉय किया है हमने उस ग्राउंड को। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं इस तरह के सिंध में। लेकिन अभी देखें ना, नियाज़ स्टेडियम का हाल ये है कि PCB कहती है हमारा नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहती है हमारा नहीं है। फिर उन्होंने लोकल DC को वहाँ दे दिया है, DC के पास फ़ंड नहीं है उसको डेवलप करने के। तो अभी जो उसका हाल हुआ है वो बेचारा बिल्कुल ही, मतलब आउटफील्ड में तो घास ही नहीं थी। अभी मैंने लास्ट वीक उसको विज़िट भी किया था। तो मेरी अहम नज़र जो है वो नियाज़ स्टेडियम पे है। लेकिन आगे भी ऐसे ग्राउंड्स हैं, लाड़काना में है, सक्कर में है, जहाँ पे आपके पास फ्लड लाइट है तो जनरेटर नहीं है, जनरेटर है तो फ्लड लाइट नहीं है, दोनों चीज़ें हैं तो डीजल नहीं है। तो ऐसे ये वो चीज़ें हैं ना कि आप एक चीज़ बनाने का आपके पास बजट है, अगर आपके पास कुछ हज़ार मिलियन का डेवलपमेंट फ़ंड है जिसमें आपने नई चीज़ें बनानी है, तो इसके भी मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि कम से कम वो जो पुरानी चीज़ें हों वो तो रनिंग कंडीशन में रहे ना। तो फिर आप सोच सकते हैं कि चलो एक ग्राउंड और दे देते हैं उस इलाके को। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप एक नया क्रिकेट का ग्राउंड बना दें और पुराना वाला जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है सिंध में कि न्यू स्कीम तो आ गई है, उसमें बजट भी अप्रूव हो गया, ग्राउंड बन भी गए बहुत सारे अच्छे ग्राउंड, लेकिन जो पुराने वाले ग्राउंड्स हैं उन पे किसी की नज़र षानी नहीं है। वो बस किसी को भी
हैंड ओवर करके और उधर कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। तो हम एक कोशिश करेंगे। अब इसके लिए टाइम थोड़ा छोटा है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। ये तो जो 5 साल के लिए आके बैठे, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म काम है। पूरे सिंध का सर्वे हो, उसमें ऐसी जगहें आइडेंटिफाई की जाएँ, फिर खाली की जाएँ, फिर उनको डेवलप किया जाए। लेकिन कोशिश तो मेरी है कि मैं कोई कम से कम एक मॉनिटरिंग सेल बना के जाऊँ, जिसका काम हो कि वो ना सिर्फ के ग्राउंड, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड बनाया और आपको दे दिया कि अब आपने इसको चलाना है एज एन एसोसिएशन या एज अ फाउंडेशन या एज एन इदारा आपको ग्राउंड चलाना। तो कम से कम अगर सिंध गवर्नमेंट का उधर पैसा लगा हुआ है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मॉनिटरिंग टीम हो, उसमें डायरेक्टर हेड करे उसको, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के अंडर आए वो टीम, और 2-3 उनको सर्वे के लिए लोग दिए जाएं और वो जाएं उन ग्राउंड्स पे जाके देखें, उनका हाल वाल तो लें कि हमने आपको 2 साल पहले ग्राउंड दिया था, अब किस हाल में। तो ये तो कोताही हमारी तरफ से है। तो अगर ये मॉनिटरिंग टीम बन गई तो इसका अफेक्ट आगे जाके आएगा, लेकिन कम से कम मेरी कोशिश है कि टीम तो बना के जाऊँ। अच्छा, आपने बात हैदराबाद की, तो हैदराबाद में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का क्लब भी बना हुआ है, उसकी मेंबरशिप से लेकर उसके जो फंड्स रिलीज़ होते हैं वहाँ तक, लास्ट टाइम एक बच्चा भी कोई वहाँ पे डूब के हलाक हो गया था। वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पे कोई भी प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं है, फिर वहाँ कई बार करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे। तो आपने उस पर कोई वर्क किया हुआ है, उस पर कोई आप कराएंगे इंक्वायरी कंडक्ट के, उसकी प्रॉपर एक शफाफ तरीके से वो उसकी बॉडी हो जो उसको रन कर सके, और जो न्याज स्टेडियम है वो आप वापस लाएंगे सिंध गवर्नमेंट के पास, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से? दो अलग बातें। नंबर वन, हैदराबाद क्लब की आपने बात की, वहाँ 2019 में एक बच्चा डूब के उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद वहाँ पे सील लग गया था स्विमिंग पूल में, लेकिन वो अब रिवाइव हो गया है। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही वो खुला है। अगर मैं मिनिस्ट्री में नहीं रहता तो मैं स्पोर्ट्स से, मेरी चाहत इतनी है कि मैं स्पोर्ट्स के करीब ज़रूर रहता हूँ। उसके लिए सीट की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ खबर रखने की ज़रूरत होती है। तो ये जो हैदराबाद क्लब है, इसके बराबर में एक और भी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका हैंडिंग ओवर नहीं हुआ था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया है, कल परसों ही हुआ है। तो उसको भी हम रिवाइव करेंगे। हॉस्टल है, बहुत खूबसूरत हॉस्टल है। अक्सर ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें पूरे सिंध की टीमें आके ठहरी हुई होती हैं, तो उसको हम अपग्रेडेशन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि है वो बड़ा फोकल पॉइंट हैदराबाद क्लब। स्विमिंग पूल आबाद हो गया है, लेकिन बाकी क्लब का हाल जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। जितनी फ़ीस वहाँ ली जाती है लोगों से, वो उस क्लब के हाल से रिफ़्लेक्ट नहीं करती है। उधर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डाइनिंग हॉल्स के इश्यूज़ हैं, फर्नीचर के इश्यूज़ हैं, वहाँ के खाना अच्छा है, खाना अच्छा है, मैं ख़ुद खा के भी आया था। लेकिन बाकी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जिनको सही करना चाहिए। जहाँ तक नया स्टेडियम की बात है, अब चूँकि वो पीसीबी ने डिस्ट्रिक्ट को हैंड ओवर कर दिया है, डीसी उसको लीड कर रहा है, तो अब एक मीटिंग शायद की जाए उनके साथ और कहा जाए कि या तो आप इसको ठीक करें या फिर आप सिंध गवर्नमेंट को दें। उसमें फिर पीसीबी और डीसी साहब खुद भी मौजूद हों उसके अंदर। तो या तो पीसीबी उसको ओन कर ले दोबारा और उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के उसका हाल बेहतर करे, और अगर पीसीबी कहता है कि नहीं, अब हैदराबाद में कोई इस लेवल की क्रिकेट नहीं होनी जहाँ हमें ग्राउंड की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज़, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। हैदराबाद इज़ अ वेरी सेफ़ सिटी। क्यों नहीं हो सकते पीएसएल के मैच उधर? अगर कराची में हो सकते हैं तो हैदराबाद में भी हो सकते हैं, लाड़काना में भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी ही अरेंज करनी है ना आपको, तो वो कौन सा बड़ा काम होता है? तो ये तो करने वाली बात है सिर्फ। और मैं समझता हूँ कि अगर के कराची को इतने बड़े टूर्नामेंट्स और इतने बड़े मैचेस से नवाजा जा रहा है, तो व्हाट अबाउट बाकी सिंध? वो क्या लाड़काना में बॉलर नहीं है? दानी कहाँ का है? अली गौहर कहाँ का बॉलर था? मुजाहिद सोलंकी कहाँ का बैट्समैन था? वो सब लाड़काना और सक्कर के ही लोग थे। लेकिन ये बेचारे नज़रअंदाज होते ही इसलिए कि आपके पास तक बड़े इवेंट पहुंच नहीं पाते। तो ये तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है और विल पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर पीसीबी का कतन कोई इरादा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कराची में ही सारे मैच करते रहना है ज़िंदगी भर बाकी की, तो फिर नया स्टेडियम शुड बी हैंडेड ओवर बैक टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड है, वो उसको रिवाइव भी कर सकते हैं, उसको बेहतर भी कर सकते हैं। कोई इतना एक्सटेंसिव नहीं है नया स्टेडियम, बड़ा कंटेंट सा है, उसके पवेलियंस भी छोटे हैं, कोई इतने बड़े नेशनल स्टेडियम जैसे उसके स्टैंड्स नहीं है। तो इट्स अ वेरी ईजी जॉब टू डू, लेकिन हमें मिले तो पहले। अगेन ये वही बात है कि 5 साल का काम है, ये तो
2-3 महीने 4 महीने का काम नहीं है। अच्छा ठीक है लेकिन ये तो एक लंबी आपने बताया कि इसके लिए टाइम चाहिए ये सारी चीज़ें लेकिन मैं वापस हैदराबाद क्लब पे आऊँगा क्योंकि मैं बेसिकली हैदराबाद में ज़्यादा अरसा रहा हूँ तो वहाँ के जो इश्यूज़ है वो मुझे ज़ाती तौर पे कुछ पता है कि वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर वो किसी और डिपार्टमेंट कभी कोई पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का बंदा आके उसको एडमिनिस्ट्रेटर कभी कोई और तो उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए आपके पास है कोई इस किस्म की कोई थाट कि उसको कैसे आप रन करेंगे अब चूँकि अभी आप तो उनके मसाइल से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और आप जानते हैं कि वहाँ पर डाइनिंग हॉल से लेकर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी ठीक नहीं है फ़ीस ज़्यादा ली जा रही है तो उसकी कोई ऑडिट और उसके प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए कोई है मैकेनिज़्म ऐसा? देखिए सिटिंग टीम जो है उधर, उनसे ये उम्मीद रखना कि वो अपना ही ऑडिट करा के मुझे पेश कर देंगे, ये तो मेरे ख्याल नहायत ही बेवकूफ़ाना बात हो जाएगी। हमने आज भी सुबह इधर एक मीटिंग की और मेरी दुआ ये होगी कि ये इंटरव्यू 2 दिन बाद ही चले ताकि आगे तक अभी ख़बर ना जाए और मेरे ख्याल है एडिट होने में 2 दिन लग जाने आपके इंटरव्यू को। तो आज ही हमने सुबह मीटिंग की है और ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं क्योंकि 2018 में जब मैं स्पोर्ट्स का वज़ीर बना उस वक्त भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का उधर ऑफिसर नहीं था, आज भी उधर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं है। तो फिर वो सारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो बेचारे घरों में बैठे हैं, डीडीओज़ हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स घर पे इस वक्त बैठे हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स में हमारे पास डायरेक्टर स्पोर्ट्स नहीं है। इस वक्त स्पोर्ट्स में हमारे पास एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स की 2 सीटें खाली पड़ी हैं। हमारे पास स्पेशल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नहीं है, सारी वैकेंट पड़ी हैं इस वक्त पोस्ट। बहुत डीडीओज़ को तो गिने ही नहीं ना कितने हज़ारों में होंगे। तो ये तो अलमिया है कि हमारे पास इतने सारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग इस वक्त घर में बैठे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी फ़लाँ डिपार्टमेंट का बंदा लाके और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी पे बिठा दो। अब उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो स्पोर्ट्स का है ही नहीं, उसको वो ट्रेनिंग ही नहीं है, वो उठा बैठा ही नहीं है वो। अब वो कितना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा काम कर रहा है या वो बुरा काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वो अपने डिपार्टमेंट में जाके एब्जॉर्ब हो और हमें अपने लोगों को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लोगों को रेलेवेंट पोस्ट पे लाके हम बिठाएं। तो आज हमने कोई 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। अगले आने वाले हफ्ते में 6 के इंटरव्यू हैं और वो 6 के 6 स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं और बड़े एक्टिव हैं। जब वो आएंगे सामने तो आपको बहुत खुशी होगी। एक और चीज़ पे मेरी हैदराबाद में नज़र है, अच्छा हुआ आपने मेंशन किया, आप हैदराबाद के हैं, जो पब्लिक स्कूल हैदराबाद है उधर भी मेरी नोटिस में आया है कि वहाँ पे हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 4 बहुत खूबसूरत इंस्टॉलेशंस किए हैं हॉकी के, सॉकर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। उधर चार्ज लिया जा रहा है, बहुत हैवी चार्ज लिया जा रहा है और उसका यकीनन ऑडिट होना चाहिए कि वो चार्ज क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तक तो नहीं पहुंच रहे। तो वो पब्लिक स्कूल अगर चार्ज कर रहा है हैदराबाद का और वो आम आवाम के लिए फ्री में मिलते भी नहीं वो ग्राउंड्स, तो वो हमने बनाए क्यों है फिर? गवर्नमेंट के पैसे से जो चीज़ बने या तो उसको नॉमिनल चार्ज रखा जाए या उसको इतना एक्सक्विजिट, इतना महंगा ना कर दिया जाए कि आम आदमी बेचारा वैसे ही भाग जाए। और आजकल वैसे ही इकोनॉमिक हालात मुल्क के आपके सामने ही हैं जो भी हैं। यहाँ तो बेचारों को खाने के और पेट्रोल के, फिर आप कहो कि जी स्पोर्ट्स ग्राउंड भी आप 50,000 रुपये में रेंट करो, तो मेरे ख्याल बिट टू मच है। तो उधर भी मेरा इरादा है कि उधर भी स्पोर्ट्स का कोई डीडीओ जाके बैठे, ताकि उसको कम से कम, अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अगर बनाया है, उस पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, तो उसका जो फॉलोअप है वो भी फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का उधर ऑफिस होना चाहिए। अच्छा आपने बात की कि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है और ये सिचुएशन हम सब देख रहे हैं, हम इसी सोसाइटी के लोग हैं, हमें देखना होता है। ख़ास तौर पे सिंध के जो फ़नकार हैं, गुलकार हैं या उनके साथ जो साज़ बजाने वाले होते हैं, ढोलक वाले होते हैं, हारमोनियम वाले, उनको आए दिन ये शिकायत रहती है कि उनके जो वजीफ़े हैं वो उनको अदा नहीं किए जाते। इस बार 3 साल के बाद हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मनाया आप लोगों ने, लेकिन उसमें भी एक कंप्लेंट सामने आ रही थी कि उनको जो तय किए 2 साल पहले जो उनको जिस सिंगर को 50,000 देने थे, इस बार उनको उन्होंने 40,000 कर दिए। तो बढ़ती हुई महंगाई को नज़र में रखते हुए बजाय उनको वो जो रकम थी बढ़ाने के, वो कम कर दी गई। इस तमाम मामलात को आप कैसे निपटाएं? अब देखें, बात ये समझने की है कि ये पहली बात तो ये कि जो भिक्षा का मेला लगा उसको ऑर्गेनाइज़ कराने में शायद मेरा ज़रूर थोड़ा बहुत रोल होगा, लेकिन उसको उसकी प्लानिंग में मेरा रोल नहीं था, क्योंकि वो प्रीवियस मिनिस्ट्री का काम था। बहुत अच्छी तरह से प्लान हुआ था, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट हुआ, नो डाउट एट ऑल, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ये याद रखें कि ये बजट अप्रूव्ड चीज़ें होती हैं।
तो इसका बजट जब अप्रूव हुआ होगा उस वक्त महंगाई का वो आलम नहीं था जो आज महंगाई का आलम है। तो उधर एक फ़िक्स हो गया होगा कि जी इतने पैसे जो हैं इसको देने और इतने पैसे इस चीज़ के लिए एलोकेट किए गए। तो ये हो गई पुरानी बात। उसके बाद आई इन्फ्लेशन, डॉलर कहाँ पहुँच गया और हर चीज़ महंगी हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली आप अब सही कह रहे हैं, अगला जो बिरछा शाह का मेला होना चाहिए उसमें 40,000 नहीं, शायद 80,000 रुपये या लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो 3 गुना बढ़ गई है प्राइस में। लेकिन चूंकि ये चीज़ इन्फ्लेशन आने से पहले डिसाइड हुई हुई थी तो शायद इसमें ये थोड़ी सी ओवरलुक हो गई होगी। लेकिन ये जो फनकार जो हैं वो आज भी उनको एक सालाना कुछ मिलता है, तयशुदा है उनके ना, तो वो उनको जो मिलने वाले पैसे हैं वो अभी तक नहीं मिले। कई फनकार ऐसे हैं जिनके वज़ाइफ की जो एप्लीकेशंस हैं वो पड़ी हुई है पेंडिंग में, लेकिन उस पर फैसले नहीं हुए हैं। वो सिंगर्स जो हैं वो परेशान है। तो उनके लिए है कोई हिकमत अमली के उसका तौर पर? उनके लिए बहुत अच्छी हिकमत अमली ये है कि हमने आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज सेक्रेटरी साहब से मेरी बात भी हुई उस टॉपिक पे। एक इंडाउमेंट फ़ंड नाम की चीज़ है और उसकी मीटिंग भी ड्यू है। सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले वीक में मेरी इंडाउमेंट फ़ंड वाली मीटिंग ना सिर्फ के कल्चर की बल्कि स्पोर्ट्स की भी, वो दोनों कराएं। और अगर ऐसे कोई फ़नकार हैं तो उनको हाईलाइट करना चाहिए और इंडाउमेंट फ़ंड के ही थ्रू उनको फिर कॉम्पनसेट कर सकते हैं। हमारे पास फ़ंड होता है इंडाउमेंट। अच्छा, ये जो गोरख एक बहुत बेहतरीन सियाती मरकज़ है, लेकिन वो एक ऑटोनमस बॉडी के हवाले कर दिया गया है। इस किस्म की जो चीज़ें बनाई तो गई हैं, STDC है आपके पास, लेकिन आप जाएं कि किंजर पे आपको वो सहूलियात मुयसर नहीं है जो होनी चाहिए। आप गोरख पे जाएं तो आपको जाने के बाद वहाँ पर जो खाने पीने की अशिया मिलती हैं उनके जो दाम हैं वो तो शायद ही कोई अफोर्ड कर सकता हो। अच्छा, जाने के लिए रास्ते भी नहीं हैं। तो आप चाहेंगे इस किस्म का कोई ऑर्डिनेंस लाएंगे कि गोरखल अथॉरिटी को बजाय जो उसको ऑटोनमस के बजाय ये डिपार्टमेंट जो है, जब टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले क्यों ना किया जाए उसको? बात आपकी बिल्कुल ठीक है और 2018 में मैंने गोरख का विज़िट भी किया था। जो उस दिन रोड का हाल था आज भी वही रोड का हाल है। जो उस दिन वहाँ के हॉस्टल्स का हाल था आज भी वही हाल है। किंजर पे प्राइसेस जो है खाने की, वो जो लास्ट टाइम 5 साल पहले थी उससे भी डबल अप कर गई हैं। तो आम आदमी तो अपना टिफ़िन ही लेके जा सकता है, वहाँ का खाना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, टूरिज़्म अब के मेरे पास नहीं है। इस डिपार्टमेंट को पहली दफ़ा स्प्लिट किया गया है और कल्चर एंटिक्विटीज़ आर्काइव्स जो है वो हेरिटेज हमारे पास आ गया और टूरिज़्म के मिनिस्टर दूसरे हैं। तो मैं उनसे डिस्कस ज़रूर कर लूँगा कि किस तरह से इन चीज़ों को सही किया जा सकता है। लेकिन STDC इस वक्त उनके अंडर है तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं अपना इनपुट उस पर दूँ। तो हमारे पास पहले ही इतना काम है। लेकिन प्रिंसिपली मैं एग्री करता हूँ कि मैं तो बल्कि आपको स्पोर्ट्स की मिसाल दे चुका हूँ ना, कि जिस चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पैसा लग रहा है, जिस चीज़ में टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मिलता है थ्रू दी NFC, और वो पैसा फिर हम ग्राउंड्स पे और इन टूरिस्ट मुकाम पे हम सब ये खर्च करते हैं, हेरिटेज साइट्स पे खर्च करते हैं। तो फिर द फर्स्ट थिंग जो फोकस हमारा होना चाहिए वो है पब्लिक का एक्सेस, कि पब्लिक को वहाँ का फुल एक्सेस हो, कंफर्ट जोन मिले पब्लिक को और सब्सिडाइज रेट्स हो, ताकि आवाम भी इंजॉय कर पाए ना। अभी वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? वो अमीर तो दुबई जाता है छुट्टियाँ करने। ये जगहें तो आपने गरीबों के लिए बनाई हुई हैं, या जो लोग बाहर नहीं जा सकते उनके लिए ये जगहें। बाकी तो लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सैर करके आ जाते हैं। कितने आपको लंदन अमेरिका वाले किंजर पे नज़र आते हैं? तो ये जब आपने मकसद ही ये है कि ये लोकल पॉपुलेशन के लिए एक तफरीह की जगह बनाई हुई है, तो फिर उसको उनकी जेब के हिसाब से होना चाहिए। और डेफिनेटली स्पोर्ट्स की भी मैंने मिसाल दी, अब कल्चर की भी आप ले रहे हैं, तो मैं सेम ही बात करूँगा कि अगर गवर्नमेंट का पैसा लगा है तो फिर मॉनिटरिंग भी गवर्नमेंट की होनी चाहिए और उसको रन भी गवर्नमेंट नहीं करना है, कल्चर डिपार्टमेंट ने रन करना चाहिए। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को गोरख हिल रन करना चाहिए। वाई अथॉरिटी? किस बात की अथॉरिटी है? अथॉरिटी शुड ऑल्सो फॉल अंडर द सिंध गवर्नमेंट। तो जब आपकी से नहीं होगी लेकिन फ़ंड आप सिंध गवर्नमेंट से ही लेंगे और रिज़ल्ट ज़ीरो होगा क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है, तो फिर तो खिचड़ी बनती रहेगी। 5-5 साल बाद, हर 5 साल बाद हम आएंगे, रोएंगे, चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, नॉट ए मिनिस्टर, आप तो अभी केयर टेकर का मिनिस्टर बन के, लेकिन आप ये जो 10-15 साल गुजरे हैं सिंध में, आपने कहा कि 2018 में आप जब गए थे तब भी वही हाल था, आज भी वही हाल है, तो फिर आप समझते हैं कि कोई चेंज आया है? ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं ये कुछ पब्लिक के लिए कर पाई है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स की दोबारा मिसाल ले लें, इतने ज़्यादा मेरे ख़्याल से इस वक्त सिंध में
जितने हॉकी के ऑस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं, इस वक्त आप हॉलैंड की ऑस्ट्रोटर्फ पे भी खेल सकते हैं हॉकी, आप ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रोटर्फ पे भी खेल सकते हैं, आप इंग्लैंड की पे भी खेल सकते हैं, आप जर्मनी की ऑस्ट्रोटर्फ पे भी खेल सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट हुई है सिंध में बहुत ज़्यादा है। इतने ग्राउंड्स कभी भी नहीं थे सिंध में। कराची में भी बहुत सारे ग्राउंड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, बाकी शहरों में भी बहुत सारे ग्राउंड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और कल्चर डिपार्टमेंट ने जितनी हेरिटेज साइट्स को रिस्टोर कर दिया है तो वो चीज़ें बन गई हैं। अब आ गया फेज़ अवेयरनेस का और उनको अफोर्डेबल बनाने का, ताकि आम को वो एक्सेस मिले। तो गवर्नमेंट ने चीज़ें सेट तो कर दी हैं, बना दी हैं, देव स्पेंड द मनी, अच्छा काम हुआ है, रोड्स बन गए, मोटरवे बन गए, मोटरवे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, तो काम हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स वो आते आते पूरा होगा। फिर सैलाब आ गया था बीच में, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, कोरोना आ गया, उसमें टाइम ज़ाया होगा गवर्नमेंट का, फिर माइंड भी रीडायरेक्ट हो जाता है, ज़ाहिर है इस तरह के जब हादसात होते हैं। लेकिन अब आ गया टाइम इसकी अवेयरनेस का। अवेयरनेस पे मैं आपको बताऊं कि हेरिटेज साइट्स के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ जो बना रहे हैं, उससे भी मैं उम्मीद, बनाने का मकसद ये है कि आवाम तक मैसेज पहुँचे कि यहाँ पे वो जगहें हैं, अपने बच्चों को लेके जाएं और घुमाएं फिराएं। लेकिन वी हैव टू मेक इट एक्सेसिबल आम आदमी के लिए, कि उधर जाए, वो वहाँ का खाना भी अफोर्ड कर सके, वहाँ की जगह भी अफोर्ड कर सके। ये ना कि हम उसको इतना महंगा कर दें या उसको इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि आम आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। अच्छा, आपके पास यूथ अफेयर्स भी आप भी देख रहे हैं उनको, तो सिंध में नौजवान, आप खुद भी तो माशाल्लाह एक नौजवान ही हम आपको कहेंगे, और आप नौजवान ही हैं, तो ये बताइएगा इस वक्त सिंध के नौजवानों के इश्यूज़ क्या हैं और आपकी मिनिस्ट्री उनके लिए क्या कर रही है? नौजवान के तो इश्यूज़ क्या नहीं हैं, ये पूछे ना आप कि कौन सा इशू वो नहीं फेस करते। क्योंकि मैं तालीम बाहर भी ले चुका हूँ, इंग्लैंड में मैं पढ़ता रहा, वहाँ काम किया बहुत, तो हम क्योंकि उस सिस्टम से गुज़रे तो हमें पता था कि एक यूथ की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो महंगाई उसको मार देती है, ना उसके पास लैपटॉप होता है, ना वो किताब ख़रीद सकता है, कोई महंगी कॉपीज़ ख़रीद रहा होता है बेचारा। फिर यहाँ के करिकुलम में कुछ चीज़ें हैं जो शायद ऐड होनी चाहिए। अगेन वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो जाएगी, लेकिन डिबेट जैसी आम चीज़ जो है, मैं मेरी कोशिश है कि कम से कम मैं एक कोई एनुअल डिबेट फेस्टिवल टाइप ही करा दूँ, जिसमें हम नौजवान को सिचुएशंस हैंडल करना तो सिखाएं, हम नौजवान को बोलना तो सिखाएं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। अभी तो देयर इज़ नो करिकुलम फॉर डिबेट। इंग्लैंड जैसे मुल्कों में, फ्रांस जैसे मुल्कों में, जर्मनी जैसे मुल्कों में डिबेट को बहुत सीरियस लिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई उसका लॉन्ग टर्म करिकुलम नहीं है, कोई उसका प्लान नहीं है, कोई एनुअल इवेंट नहीं है उसका। तो नौजवान की रिक्वायरमेंट्स बेसिक होती हैं, उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, एजुकेशन भी आती है, ये दो मेन चीज़ें हैं। तो मिनिस्टर साहिबा के साथ बैठेंगे, कोई अच्छा फॉर्मूला निकालेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर कुछ हेल्प मिल जाए हमें, तो एक तो करिकुलम पे हम थोड़ा सा काम कर लें, और दूसरा ये कि असिस्टेंस क्या है, बस हम तो एज ए यूथ अफेयर्स मिनिस्टर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करा दें, और ये डिबेट का जो रिवाज है और जो हमारा अपना कल्चर है, सिंध का कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर है, उसको उनको सिखाने की कोशिश करें, अपनी तमीज़ और तहज़ीब। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस वक्त यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहा है। ये अनफॉर्चुनेट हमारी बदकिस्मती ही कहा जाए कि हमारा जो यूथ है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और ज़्यादा परेशानियों के बायस वो, तो उनको सेहतमंद सरगर्मियाँ फ्राहम करने के लिए बस यही सिर्फ यही है कि डिबेट कराया जाए, बाकी और भी नहीं, डिबेट तो खैर वो तो एक एजुकेशनल बात हो गई ना। अब अगर के वो माहौल ही नहीं है, वो हालात ही नहीं है कि कहीं हम उसको खींच के डिबेट की तरफ लेके जाएं। और ड्रग्स की आपने बात की, ये तो खैर एक आम सी प्रॉब्लम हो गई है, हर घर घर की ये रोना है ड्रग्स का। उसमें तो अमीर गरीब को भी नहीं देखा जाता, ड्रग्स तो ऐसी चीज़ है जो हर घर को जाके डिस्टर्ब कर देता है। वो उसमें एएनएफ वाले जो हैं वो काफ़ी उन्होंने काम किया भी है, कर भी रहे हैं। लियारी में बहुत अच्छा इन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया, उसकी कैपेसिटी भी अब आजकल में कुछ बढ़ने वाली है। तो ड्रग्स की रोक पे तो काम चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन सिंध का बच्चा ज़रूर इसलिए शायद कि माशी हालात इतने ख़राब हैं, कोई इजी एग्ज़िट ढूंढते होंगे कि ड्रग्स की आदत में चले जाएं। लेकिन है ये बड़ा सीरियस इशू और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पार्ट ऑफ यूथ अफेयर्स या स्पोर्ट्स। हम तो यही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराएं और बच्चे को इतना, हमारे फादर कहते थे
कि बच्चे को स्कूल से घर आना चाहिए, घर से उसको सीधा स्पोर्ट्स के ग्राउंड जाना चाहिए, जब शाम को आए तो इतना थका हुआ हो कि सिर्फ थोड़ा सा होमवर्क करके वो सो जाए और अगले दिन उठ के दोबारा स्कूल चले जाए। तो ये हमारी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वही मैं बार बार करिकुलम जो कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को करिकुलम का हिस्सा बनाएं, करिकुलम को इम्प्रूव करें, हेरिटेज और अपना सिंधी सकाफ़त जो है वो इसको लाएं, करिकुलम में लेके आएँ, बताएं बच्चों को कि बिरछा क्या चीज़ है, कौन थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हमें नहीं पता। तो उनको इतना अच्छी पॉजिटिव चीज़ों में इतना उलझाएं कि एंड में उनके पास फिर टाइम नहीं होगा, वो फोकस हो जाएंगे। उसको सुबह ये ज़रूर होगा कि स्कूल के बाद मैंने क्रिकेट का मैच खेलने जाना है, मुझे हॉकी का मैच खेलने जाना है, लेकिन वो माहौल तो बना के देना बच्चे को। अभी तो बच्चे को अनफॉर्चुनेटली वो माहौल ही नहीं है, ना ही माँ बाप अकेला कहीं छोड़ते हैं हालात की वजह से। तो ये माहौल सब सही करने के लिए ये पेन और पेपर का काम होता है। जब वज़ीर को वज़ीर बनाया जाता है तो उसकी हेडलाइन अगले दिन आती है कि कलमदान सौंप दिया गया। कलमदान तो कोई यूज़ ही नहीं करता। कानून, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं पाकिस्तान के जो बॉम्बे के बनाए हुए हैं। आप अभी भी खोल के अगर देखें हमारी कानून जो एसोसिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल हॉकी एसोसिएशन बॉम्बे का कानून है, 1836 या कुछ बना हुआ है। तो वो गोरों के बनाए हुए कानून है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनके अपने कानून चेंज हो गए होंगे, हम वहीं के वहीं बैठे हैं। तो ये जो कलमदान है उसको थोड़ा सा यूज़ करने की ज़रूरत है। ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए डिपार्टमेंट्स आपस में आके खुद मिल के कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, पाकिस्तान 2050 का प्लान बनाए, पाकिस्तान 2040 का प्लान बनाए। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, तो अब आप जब सुबह घर उठे होंगे ना, आपको पता होगा आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ गए होंगे, और अभी आपको पता होगा आप इस इंटरव्यू के बाद कहाँ जाएंगे। तो एक टारगेट है ना आपका आज का। जब हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, तो ये तो फिर हम डे टू डे चीज़ें सुलझाने में अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। हम कहेंगे आज का मसला ये है कि जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आज का मसला है दूध बहुत महंगा हो गया, इसको कैसे कम करें। कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ जो भी बंदा काम करना चाहता है तो ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी रुकावट है। तो आपको इस काम में जो ब्यूरोक्रेसी है उसका क्या रोल नज़र आ रहा है? और दूसरा ये है कि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो करप्ट अफसरान हैं, नेबज़दा अफसरान हैं, एंटी करप्शन की इंक्वायरीज़ में जो अफसरान नामिनेट है वो सिंध गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो आपने कोई पॉइंट आउट किया है कि आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं, उनके लिए क्या हिकमत अमली आपकी? देखें, अच्छे बुरे लोग, अच्छे बुरे ऑफिसर्स, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ना कहना फिर आप, ये तो फिर हर ही जगह की बात है ना। अगर एक हॉकी की टीम भी, उसमें भी अच्छे बुरे खिलाड़ी होंगे, एक क्लासरूम है उसमें अच्छे बुरे स्टूडेंट होंगे, एक ब्यूरोक्रेसी उसमें अच्छे बुरे ऑफिसर्स होंगे, मिनिस्टर्स हैं उसमें अच्छे बुरे मिनिस्टर्स होंगे। तो ये तो अच्छा बुरा तो सब जगह होता है। हमारा काम एज अ मिनिस्टर कानून बनाना है, जो कि हम शायद नहीं समझ पाते। जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो हम और कामों में लग जाते हैं, लेकिन हमारा काम एज अ मिनिस्टर लेजिस्लेशन करना है, कलम को इस्तेमाल करना है, और ब्यूरोक्रेसी का काम है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट कराए। ये तो एक स्टैंडर्ड सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोग एज अ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट कराने निकल जाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, बुरी आगे आ जाती है, अच्छी पीछे रह जाती है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें हमारे सेटअप में जो मेरी मिनिस्ट्रीज़ हैं एटलीस्ट, उनमें तो ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं कि उनका ब्रेन काम की चीज़ है, उनसे काम लेना, इंसान से काम लेना भी तो आना चाहिए ना। तो हर चीज़ को तो उस पर ब्लेम ना करना चाहिए कि जी इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, नैबज़दा हैं और शन जो है वो उनके पीछे है या जो भी है, लेकिन अच्छे भी तो होंगे। और एक मिनिस्टर अपना ब्यूरोक्रेट चेंज भी कर सकता है अगर उससे काम नहीं लिया जा रहा। तो लेकिन ये कह देना कि जी सारे ब्यूरोक्रेट्स चोर हैं और काम अब नहीं हो सकता, तो फिर काम कौन करेगा? दे आर सिविल सर्वेंट्स, पूरी ज़िंदगी उन्होंने डिपार्टमेंट्स को दी हुई होती हैं। तो ये भी मिनिस्टर का ही काम है ना कि अपने डिपार्टमेंट को कितना अच्छा वो स्ट्रक्चर देता है और उनसे कैसा काम लेता है। आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, ख़ास तौर पे उन लोगों से जिन लोगों पे नेब की इंक्वायरीज़ हैं, वो हैं आपके डिपार्टमेंट में? कोई आपने उनको सॉर्ट आउट किया हुआ है? ऑन गोइंग इशूज़ हैं नैब के, बिल्कुल हैं। 2-4 का मुझे पता है, 8-10 का शायद नहीं भी पता होगा। लेकिन अगेन इंटरिम गवर्नमेंट में इंसान के पास वक्त इतना महदूद होता है कि या तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ों कुछ ऐसे काम करे जिसका अफेक्ट सालों साल चलता रहे, या फिर ये इनके पीछे पड़ जाएं कि जी कौन अच्छा है और कौन बुरा है। उसके लिए शायद 5 साल का वक्त बहुत होता है।
कभी कंसिडर करेंगे ज़िंदगी में, अगर अल्लाह ने दिमाग में डाल दिया कि 5 साल के लिए, फिर आपके इस सवाल का जवाब मैं उन 5 साल के टेन्योर में ज़रूर दे पाऊँगा। अच्छा, ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इस वक्त आप लोगों को शफाफ इलेक्शन के लिए ही लाया गया है कि आप शफाफ इलेक्शन करवाने में गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को हेल्प आउट करेंगे। तो ये बताइएगा, इलेक्शन कब हो रहे हैं और क्या इंतजाम किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने? कल कैबिनेट मीटिंग है, उसमें कुछ इलेक्शन के इंतज़ामात का पहला डिस्कशन है, और ये कब हो रहे हैं का सवाल जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा कि इस तारीख को इलेक्शन होने हैं, हमारी सारी मशीनरी बिल्कुल तैयार है, हम लोग फुल फोर्स में सिर्फ फिर इलेक्शन के कामों में लग जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक वो डेट हमें नहीं मिल जाती तो हमने डे टू डे रनिंग ऑफ मिनिस्ट्री तो चलानी है, सारी दुकान बंद करके तो हम नहीं बैठ सकते। तो वो हम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमें इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि जी इस तारीख को इलेक्शन होने हैं, तो हम तो आए ही इलेक्शन कराने, और साफ़ और शफाफ तो ट्राई कहा तो यही होती है। 2 दफ़ा पहले मैं इंटरम की वजारत कर चुका हूँ, तो कोशिश तो यही होती है हर सीएम की, हर इदारे की, कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। उसमें भी अच्छा बुरा ज़रूर होता होगा, लेकिन प्रेडोमिनेंटली साफ़ और शफाफ ही थे लास्ट वाले इलेक्शंस भी, और इस साल भी इंशाल्लाह आई डोंट थिंक कि कोई इशू आना चाहिए इलेक्शंस में। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। डॉक्टर साहब स्पोर्ट्समैन आहे, डॉक्टर साहब नौजवाननि जो नुमाइंदो आहे, ऐं डॉक्टर साहब सिंध जी सियाहत के, सिंध जी सकाफ़त के हथी वठाइण जे लाइ, सिंध जी सकाफ़त जा जेके ख़ासि तौर ते आर्कियालॉजी जेके साइट्स आहिनि उहे चाहे थो त सिंध जे निसाब में शामिलु कया वञनि। इन सां गॾु ॾींदा इजाज़त, अला भाई।